हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारे यहाँ पर जो सी टेट सामाजिक विज्ञान की जो हम पढ़ रहे हैं क्लासेस, तो उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ये भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आज हिस्ट्री की हमने 2-3 क्लास देख लिए हैं। आई होप आपने क्लासेस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, है ना। नहीं लगेगा तो क्यों ही करेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या ही ज़रूरत है फिर इन क्लासेस की। तो प्लीज़, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। अब आगे नहीं बोलूँगी, बस बोल दिया एक बार। तो चलते हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? भारत में जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी आप जानते हैं, हमारा अगर देखें हम समुद्र को हटा के, अगर समुद्र को नहीं है बल्कि स्थलीय जो सीमा है, उसमें कन्याकुमारी सबसे हमारा लास्ट पॉइंट पड़ता है दक्षिण में। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण में। यानी कि जो आपने देखा होगा जो इंडिया है ये, और इंडिया का जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ये सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है क्या? कन्याकुमारी। यानी कि तमिलनाडु का सबसे जो दक्षिण वाला पॉइंट है वो पड़ता है कन्याकुमारी। और ये किस रेखा पर है? तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के किस में है? उत्तर में है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तट रेखा का मतलब है जो समुद्री रेखा, समुद्र से जो राज्य लगते हैं, तो उनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो ये है गुजरात की। कहाँ से? गुजरात की। और गुजरात से ही यहाँ से पश्चिम से गुजरात से ही शुरू होता है जो समुद्रीय समुद्रीय जो तटरेखा है। तो ये गुजरात से शुरू होकर के और कहाँ तक जाता है? उड़ीसा तक जाता है ना, नीचे नीचे। तो नीचे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ना तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप के माध्यम से समझाया करूँगी। इस टाइप से जो ये नीचे वाला एरिया है, मान लो यहाँ पर क्या है? गुजरात है। और गुजरात से लेकर के, गुजरात है, इधर कर्नाटक, केरल, गोवा, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो यहाँ तक जाता है, ये सारी क्या है? समुद्री रेखा है ना, यानी कि तट रेखा है। ये समुद्र से लगते हैं ये सारे राज्य जो हैं। तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे क्या है? लंबी है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखें, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल बीचों बीच से। और ये हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उसमें से एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से होकर निकलती है। लेकिन 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ठीक है। कौन सा देशांतर है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? कौन सा देशांतर भारत की प्रमाणिक प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर भी आप यहाँ पे लगा लें। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये कितने बज रहे होंगे उस टाइम पर? आप ये समझ लीजिए, जो ये क्वेश्चन जो मैं आज लेकर के आई हूँ, वैसे मैंने भारत का भूगोल के टॉपिक पहले भी पढ़ाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आप वहाँ से एक बार चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं फटाफट से। और बाकी आप ये जो क्वेश्चन आज मैं लेकर के आई हूँ, ये मोस्टली क्या है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और वहाँ से सबसे मैंने अलग अलग बुक से ही क्या किए हैं? कलेक्ट किए हैं, है ना। तो यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया था। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय कितना होगा?
यानी कि 40:30 का मतलब होता है 2:30 बजे। कितने बज रहे हैं? ये 2:30 बज रहे हैं, यानी कि दोपहर के बाद के। ठीक है, दोपहर के बाद के 2:30 का टाइम होता है 40:30 पे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। भारतीय मानक समय यानी कि IST किस स्थान के समीप से लिया जाता है? तो जो भारतीय मानक समय है ये कहाँ से, यह जो भारतीय मानक रेखा है कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद में नैनी स्थान है जहाँ, वहाँ से गुजरती है ये वाली रेखा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री जो चैनल है ये बनाता है किससे? मालदीव से। मालदीव है ये, मालदीव नहीं है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल बनाता है। ठीक है, ये जो चैनल हैं इनके भी नाम आप याद रखना है। इसमें कई चैनल आते हैं जो पूछे जाते हैं हर बार बदल बदल के। और 9 डिग्री चैनल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री भारत और मालदीव के बीच में सीमा बनाता है। 9 डिग्री जो चैनल है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में बनाता है। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? देखो, ये जो हमारा भारत का क्या है, ये है मैप है इस तरह से, है ना। थोड़ा ठीक नहीं बना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमारा जो पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी जो राज्य है हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो एक गांव है वालांग, कौन सा है? वालांग। और वहाँ से लेकर के और सबसे पश्चिमी जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, यानी कि पश्चिम में ही आ गया ये तो, है ना, क्योंकि ये पश्चिमी राज्य है हमारा और ये पूर्वी राज्य है। तो इसको तो आप मतलब घबराएं नहीं। तो ये इस वाले स्थान में और इस वाले स्थान में कितने घंटे का अंतराल होता है? आप जानते होंगे, अरुण आंचल। अरुण का मतलब होता है सूर्य और आंचल का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, आंगन। ठीक है, तो जो सूर्य सबसे पहले जहाँ पर निकलता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल यानी कि सबसे पहले जो सूर्य है वो भारत में कहाँ पर दिखाई देता है? तो हमारा जो पूर्व से निकलता है सूर्य, तो है ना। और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे पूर्वी राज्य है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो ये पश्चिमी राज्य है यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात क्या है? सबसे हमारा पश्चिमी छोर पर पड़ता है। तो इन दोनों के जो टाइमिंग है, जो टाइम है, समय है, उसमें कितने घंटे का अंतर पड़ता है? तो ये पड़ता है 2 घंटे का। यानी कि सूर्य यहाँ पर 2 घंटे पहले दिखाई दे जाता है और यहाँ पर 2 घंटे बाद दिखाई देता है। तो आगे आपके समझ में, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश यानी कि जो सबसे पूर्वी जो गांव है, उन दोनों में कितने समय का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, शायद आपका आप जो ग्रीनविच होता है, मतलब ग्रीनविच यहाँ पे है, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनविच जो टाइम है वहाँ से और हमारे देश का जो अंतर है टाइमिंग का, वो कितना है? 5.5 घंटे का है। कितने का है? 5.5 घंटे का है। ये भी आप याद रखना है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दूरस्थ, भारत जहाँ पर है और उससे ले दक्षिण दक्षिण का जो सबसे मतलब समुद्री वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये आपको जो 4 बिंदु हैं, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये चारों भी आपको अच्छे से, अगर आपने याद नहीं किए तो एक बार इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी राज्य पड़ता है जो कि कश्मीर के गांव में है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये हमारा भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु भी यही है और सबसे दक्षिणी बिंदु भी यही माना जाता है। अगर हम बात करें समुद्री की, और अगर हम समुद्र को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु होता है इंडिया का। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं और दोनों को याद रखना है। कौन से स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो ग्रीनविच आप जानते हैं, जो ग्रीनविच टाइम है वहीं से ही पूरे जो विश्व का टाइम है वो सेट किया जाता है। तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है,
उज्जैन, उज्जैन के महाकाल, उससे आप याद रख लेना उज्जैन कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ जो लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। उस जब हमारा भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उन दोनों के बीच में जो एक लाइन खींच दी गई थी, है ना। जैसे होता है ना घरों का बंटवारा होता है, तो घरों के बंटवारे में क्या होता है, एक दीवार बना देते हैं बीच में कि भाई इधर का तुम्हारा हिस्सा और इधर का तुम्हारा हिस्सा। तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच में भी वैसे ही जो रेड क्लिफ किसका नाम था, उस टाइम पे एक अंग्रेज़ थे और उन्होंने ये सीमा का निर्धारण किया था और उनका नाम था रेड क्लिफ। ठीक है, उनका रेड क्लिफ मतलब कुछ आगे ऐसे ही कुछ नाम था, तो रेड क्लिफ के ही नाम पर इस लाइन का नाम कर दिया गया। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है, यानी कि दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो सबसे पहले तो आप जान लें कि जो अफगानिस्तान है ये हमारा किस में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। तो पहले जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, ठीक है, 1947 से पहले जब दोनों एक ही थे, तो ये डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती थी। लेकिन अब ये भारत और अफगानिस्तान से तो सिर्फ हमारी जो सीमा है 106 किलोमीटर की मिलती है। बाकी बीच में पाकिस्तान आ गया, है ना, पाकिस्तान से उधर क्या पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है। तो यहाँ पे जो डूरंड लाइन है अब ये किसके बीच में सीमा बनाती है? वैसे क्वेश्चन अभी भी यही पूछा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, एक और लाइन है मैकमोहन रेखा, किसके बीच में सीमा बनाती है? ये वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, और सीटेट का जो पेपर है वो 7 जुलाई को होने वाला है। आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर ही रहे होंगे, बिल्कुल करना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, नए टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें। इसीलिए मैं नए टॉपिक मैंने कुछ बनाए थे हिस्ट्री के, वो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई उनको देख लेना। और बाकी हिंदी साहित्य का भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से 8-10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लेना। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा आप जानते होंगे जो भारत के 28 राज्य हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी आपको राजधानी याद रखनी चाहिए, बल्कि याद होनी ही चाहिए। उनमें कई बार होता है क्या, कन्फ्यूजन हो जाता है और हम भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर वो हमारे किसी रिवीजन में या किसी चीज़ में आती तो है नहीं ज़्यादा, तो लेकिन उनकी राजधानी भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। सिलवासा किसकी राजधानी? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी। मैकमोहन रेखा ये मैंने अभी बता दिया है, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है, यानी कि ये समझ लीजिए आप, जो भारत है मतलब ये हमारी क्या है, स्थलीय सीमाएं मान लीजिए। और स्थलीय सीमा से यहाँ पर ये 12, कितना है, 12 समुद्री मील। ये मतलब स्थलीय मील अलग होती है और ये समुद्री मील अलग है। तो यहाँ से तट से लेकर के, इस तट से इस लाइन से लेकर के और यहाँ तक 12 समुद्री मील तक भारत का क्या है, पूरा मतलब एरिया है जो वो कब्जे में है। ठीक है, ऐसा आप समझें कि भारत का कितने हिस्से पे कब्जा है पानी में। देखो जो समुद्र हैं वो तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी किस में हैं, वो द्वीप ही तो होते हैं, वो द्वीप ही हैं सारे, है ना, एक चंडीगढ़ को छोड़ के। तो सारे कहाँ पर हैं, वो द्वीप हैं। तो वो समुद्र में उनका क्या है, निवास है। तो ये समझ लीजिए तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक, ये वो किलोमीटर नहीं है बल्कि ये समुद्री मील अलग होता है। तो समुद्री मील तक हमारा क्या है, भारत का विस्तार है। जो और उसके आगे क्या है, जो दूसरे देश हैं उनका विस्तार हो जाता है शुरू, है ना। कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की अगर प्राचीनतम पर्वत श्रेणी आपसे पूछ ली जाए तो वो है अरावली पर्वत, जो राजस्थान से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, दिल्ली में, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वो भी रायसीना पहाड़ियों पर अरावली के पर बना हुआ है। अरावली की जो रायसीना पहाड़ियाँ आपने कभी सुना होगा, जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है वो किस पर बना हुआ है, रायसीना पहाड़ियों पर। और रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं वो किसकी हैं, अरावली पर्वत की हैं। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। यहाँ पे आपको पूछा गया है नवीनतम, दोनों ही याद रखनी है। नवीनतम यानी कि सबसे नई, तो ये कौन सी है, हिमाद्री श्रेणी है। कौन सी है, हिमाद्री, यानी कि जो हिमालय है, हिमालय को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा।
तो हिमालय के जो 3 भाग हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हिमाद्री जो शिवालिक श्रेणी है सबसे नीचे पड़ती है, तो वो कौन सी है, हिमाद्री भी उसी को कहते हैं, ये भारत की नवीनतम श्रेणी है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, सतलज और काली के बीच में स्थित है। सतलज और काली, काली को शारदा नदी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। काली जो नदी है उसको शारदा भी बोलते हैं, और इसी के ऊपर भारत और नेपाल का विवाद भी चलता है ना। ये भी यहाँ से आप क्वेश्चन याद रख लेना। जो भी कुछ भी इससे थोड़ा सा कनेक्ट है जो मुझे याद आ रहा है वो आपको बताती जा रही हूँ, है ना। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, सतलज और काली के बीच में स्थित है। किसी सेल समूह को भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, किस सेल समूह को जाना जाता है खनिज भंडार के रूप में, तो धारवाड़ क्रम को जाना जाता है। किसको, धारवाड़ क्रम को। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हमारे मतलब फैला हुआ है पूरा, कहाँ से लेकर के, पूरा महाराष्ट्र से लेकर के नीचे केरल और तमिलनाडु में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है, तो पूरा फैला हुआ है। जो साइड साइड में पड़ता है ना, ये देखो, ये जो मतलब इधर से मान लो यहाँ से ये वाला यहाँ पर क्या है, ये पश्चिमी घाट है पूरा। और अगर इधर की बात करते हैं तो ये पूरा पूर्वी घाट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किसके नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम जाना जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सॉरी छोटी नहीं है ये चोटी है। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारतीय प्रायद्वीपीय, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं, दक्षिण भारत को बोलते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची अगर हम बात करते हैं जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2, ठीक है, K2 है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी विश्व की तो वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है उसका आप ध्यान रखें अच्छे से, वो हमारे भारत में नहीं पड़ती है, वो कहाँ पर पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, ठीक है। वैसे वो हिमालय की ही चोटी है, लेकिन हिमालय तो दूर दूर तक फैला हुआ है, नेपाल में भी है, चीन में भी है। तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन हिमालय की ही जो दूसरी चोटी है वो K2 है, जो कहाँ पर पड़ती है, गार्डविन आस्टन के नाम से जानते हैं, वो उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुदी, जो कि कहाँ पर पड़ती है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अभी जो हमने पढ़ा है पश्चिमी घाट, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, तो कुल्लू घाटी कहाँ पर है, अब जाते हैं ना कुल्लू शिमला मनाली ये घूमने जाते हैं, है ना, हिमाचल में पड़ता है। लेकिन ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, आपसे ये नहीं पूछेगा कोई भी कि किस राज्य में पड़ता है ना, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि ये ऐसी पर्वत श्रेणियाँ जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है। कुल्लू घाटी किसके बीच में पड़ती है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये नंदा देवी पर्वत है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। देखो अभी हमने जो पढ़ा है ये है हमारा नीचे वाला एरिया, और यहाँ से आता है पूर्वी घाट ऐसे करके, और यहाँ से आता है पश्चिमी घाट, और यहाँ पर हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो अनाईमुदी है वो यहाँ पर है ना। और नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं, यहाँ पर पड़ती हैं। और ये मिलन बिंदु है पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का, है ना, तो इसको आप ध्यान रखना। कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, कार्डेमम की पहाड़ी, इनको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, कार्डेमम इलायची को ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो केरल और तमिलनाडु, ये हो गया केरल और ये हो गया तमिलनाडु। तो इन दोनों में फैली हुई हैं कौन सी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा जो मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की वो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत मन होता है क्योंकि जो ज्योग्राफी होती है उसको अगर हम मैप से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल बिना किसी कन्फ्यूजन के, और लेट तक हमें याद रहती हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप इतना सपोर्ट करते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी ही आपके लिए वो सुविधा भी हो जाएगी। नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है ना। नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है।
किस काल को लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है? तो 1650 से 1870 ईस्वी का जो काल है उसे लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये सैडल पीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो अंडमान निकोबार हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। दूध गंगा नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो और बर्फ़ कैसी होती है? दूध की तरह होती है ना। सॉरी, हिचकी आ रही है। तो दूध गंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलते हैं आगे। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो किशन गंगा है, दूध गंगा जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम नदी की। एक परियोजना का नाम और आता है तुलबुल परियोजना, वो किस नदी पर है? वो भी झेलम नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ये है सतलज नदी। जो सतलज नदी है हिमालय की तीनों श्रेणियों को क्या करती है? पार करके जाती है ना। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फरक्का के बाद गंगा नदी की जो प्रमुख धारा है उसे क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ये जो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये अलग अलग नदियों के नाम है। ये जो उत्तराखंड से, हिमालय से जब ये निकल कर आती हैं तो अलग अलग आती हैं, लेकिन बाद में ही सारी की सारी मतलब एक गंगा नदी बन जाती है इन सब की, है ना। तो इनका जो प्रयाग ये पूछे जाते हैं ना, इनके जो पॉइंट है मिलने के, ये उनके नाम है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे देव प्रयाग बोलते हैं, है ना। और बाद में जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश में आकर के किस नाम से जाने लगती है? गंगा नदी के नाम से। तो ऐसा करके आप इनको याद रखना अच्छे से। ये जो प्रयाग है, 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग इनको बोलते हैं, याद रख लेना, पढ़ लेना एक बार अगर नहीं पढ़ा है तो, है ना। गंगा नदी की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो ये है गोमती नदी। कौन सी है? मैदान में, बल्कि ये किसी पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती, मैदानी भाग से निकलती है गोमती नदी। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल है उसमें, और ये सबसे नीचे वाली परत है। फिर उससे ऊपर इस तरह की ये जो परतें हैं उनको आप अच्छे से याद रख लेना वायुमंडल की। उच्च दाब क्षेत्र से, थोड़ी हमारी लॉन्ग जा रही है वीडियो, बच्चे फिर क्या है देखते नहीं है, देखना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कौन सी होती हैं? तो ये होती है व्यापारिक पवनें। ध्यान रखना, उच्च दाब क्षेत्र से, है ना, हाई, बिल्कुल ऐसे, मतलब याद कर लेना। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन जब आप याद करते हैं ना तो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश से याद होती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमें अच्छे से याद हो जाती हैं, ऐसा कुछ समझ लेना, है ना। बाकी आपको जैसे याद होता है वो आप ऐसे कर लेना। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। हमने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, हमने कितना रिवीजन किया है, कितना पढ़ा है, कितने हमने रातें लगाई हैं, कितने दिन लगाए हैं, कितना टाइम लगाया है, वो मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ होती है पेपर में कि हमें याद कितना है, और जो हमें याद है ना वही हमें आगे ले जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को कैसे भी करके, ट्रिक से, समझ से, जैसे भी आपको याद होता है, मतलब कल्पना से जैसे भी आप याद करते हो वैसे करें, लेकिन याद चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि तुक्का वगैरह से कुछ नहीं होता। जहाँ पे चीज़ें याद होती हैं ना वहीं पे ही सफलता मिलती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भावर कहा जाता है। उत्तर भारत में जो उप हिमालय है उसके सारे सारे जो फैला समतल मैदान को, ठीक है, समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है ना। कोई सी नदी आपको दे करके पूछ लिया जाएगा कि ये नदी किस राज्य से नहीं बहती है, किन किन राज्यों से बहती है, इस टाइप से, है ना। तो ऐसे देखो, जो रिवीजन का होता है ना, जो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे जो भी करवाते हैं
मैं उसकी एक थोड़ी सी आपको सच्चाई बता दूं। जो भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसका सबसे बड़ा जो मेन मतलब हमारे लिए जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो पता है क्या होती है कि यहाँ से ज़रूरी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना, लेकिन रिवीजन तो होता ही है, क्वेश्चन भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनसे हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि भाई ये वाले क्वेश्चन इस वाला टॉपिक का हमने नहीं किया अभी, या फिर ये इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, तो हमें उनको एक बार जब टाइम रहते पढ़ लेना है। ठीक है, अभी 2-3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन, तो उसमें आपको जो चीज़ें आपको लग रही है कि हमने अभी नहीं पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जो भारतीय मृदाएं हैं यहाँ पर किस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जस्ता की। किसकी? जस्ता की पाई जाती है। और ये आपके लिए सबसे मेन है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना इतनी मेहनत करने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो टीचिंग जो यूट्यूब चैनल है मुझे लगता है बहुत मतलब कम उनको लोग पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, हमारे पास तो यही स्किल है, हम पढ़ा ही सकते हैं आपको। बाकी अगर चाहें तो मतलब ब्लॉग चैनल ये सब मतलब करते हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं सिर्फ आप सबके बीच में ना सिर्फ इसी चीज़ के लिए मतलब जानना चाहती हूँ अपने आप को कि एक टीचर के तौर पर मुझे सिर्फ यही चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा, पढ़ना और पढ़ाना। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा अपना पहल की अपनी तरफ से, और मेरा ये भी वादा है कि हमेशा मेरा चैनल एकदम फ्री रहेगा सबके लिए। तो प्लीज़ आपको काफ़ी यहाँ से लाभ मिलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।